गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक विचारक। चैप्टर हमारा मनु चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति और राज्य का कार्यक्षेत्र। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बहुत भयंकर और अराजकतापूर्ण थी। उस समय न कोई राज्य था, न राजा था। चारों तरफ मनुष्य की पाशविक या आसुरी प्रवृत्तियों को खुलकर देखा जा सकता था। चारों तरफ अराजकता का अखंड साम्राज्य था, भय का वातावरण था। सभी लोग अत्यंत दुखी अवस्था में थे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति या राजा की व्यवस्था की। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार ईश्वर ने राजा का निर्माण सूर्य, वायु, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर के अंशों से किया है। इन 8 देवांशों से निर्मित होने के कारण राजा विश्व का रक्षक, पोषक एवं समृद्धि कारक होता है। मनु का कथन है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु के इन कथनों से ये स्पष्ट होता है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं, अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्यकर्ता, पवन के समान सबके प्राणवत, प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोशों को भरने वाला होता है। मनु का विचार है कि राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इस कारण राजा केवल एक देवता नहीं, वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। वह इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है और इसलिए राजा का पद परम पवित्र है। राजा के साथ दिव्य शक्ति के सहयोग से मनु ने यह स्पष्ट किया है कि राजा की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, अन्यथा इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में मनु ने चेतावनी दी है। अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु राजा की दिव्य शक्ति पर बल देते हुए लिखते हैं, ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है।
इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुकूल राजा जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे उनका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। इस प्रकार मनुस्मृति के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को स्वीकारा है। अब हम देखते हैं राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुण। मनुस्मृति में राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुणों का उल्लेख किया गया है। मनु के अनुसार राजा के अत्यंत व्यापक दायित्व है। वह इन दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह आवश्यक क्षमताओं व योग्यताओं से विभूषित हो। इसलिए राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी तथा विनीत होना चाहिए। राजा को ऐसे विद्वानों से जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों, तीनों सनातन विद्याओं, दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तथा राजा को व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। मनु ने राजा के संतुलित व्यक्तित्व के लिए उसे कतिपय दुर्गुणों से हमेशा बचे रहने का परामर्श दिया है। व्यसनों से राजा को दूर रहना चाहिए। राजा को इंद्रिय जयी होना चाहिए। इंद्रियों को कुपथ पर ले जाने वाले 4 विशेष दोष हैं: काम, क्रोध, लोभ व मोह। मनु का मत है राजा को इनके कुप्रभाव से बचना चाहिए। मनु ने राजा की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक गुणों में पराक्रम, बलशाली, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु एवं कठोर बनाने की क्षमता को सम्मिलित किया है। एक उत्तम शासक में इन गुणों का होना आवश्यक है। मनु ने राजा के लिए जो आवश्यक व्यक्तिगत गुण बताए हैं वे उसके द्वारा राजधर्म का पालन करने में बहुत सहायक है। राजा को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक आदर्श शासक होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा का मुख्य कार्य दंड का प्रयोग करना है और इस कार्य को वह भली भांति तभी कर सकता है जब वह स्वयं सत्यवादी हो। जब राजा शास्त्रानुसार न्यायपूर्ण तरीके से दंड का संचालन करने का गुण रखता है तो धनहीन होने पर भी उसके यश और प्रभाव में वृद्धि होती है, परंतु ऐसे गुण के अभाव में उस क्षुद्र व नीच बुद्धि राजा के यश में लगातार कमी होती है और उसका विनाश हो जाता है। इसलिए मनु ने राजा को निष्ठापूर्वक दायित्व पालन में संलग्न रहने का परामर्श दिया है। मनु ने राजा को यह परामर्श भी दिया है कि दानशीलता, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता और निष्कपटता के गुणों को अपनाए, इस प्रकार का आचरण करे। मनु ने शासक से त्रयी वार्ता, अन्वीक्षिकी व दंड नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने की भी अपेक्षा की है। अब हम देखते हैं राजा के कार्य या राज्य का कार्यक्षेत्र। मनुस्मृति में राजा के प्रमुख कार्यों का इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है प्रजा रक्षण। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी, जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए ही हुई है। राज्य तथा राजा के अस्तित्व का सर्व प्रमुख औचित्य प्रजा रक्षण ही है। यह राज्य का प्रथम दायित्व है।
मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। राज्य द्वारा यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है तथा राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि उपद्रवों को समाप्त किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना भी राज्य का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। इस संबंध में मनु ने बहुत विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया है। मनु राजा को परामर्श देता है कि नितांत अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाया जाए और युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी रखनी चाहिए कि प्रजा को कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार बाहरी आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखना राजा का पहला कर्तव्य है। सेकंड पॉइंट है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। राजा इस दायित्व का बहुत ही भली भांति इस दायित्व को पूरा करे। राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु ने शासक को यह परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के दुख सुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। इस बात की व्यवस्था करे कि विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रजा को प्राप्त होती रहे। समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता और दान देना राज्य का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त रखा जाना चाहिए क्योंकि वे तभी अपना बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सकेंगे और समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेदपाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मनु ने राज्य को संतानविहीन स्त्रियों, विधवाओं, रोगग्रस्त स्त्रियों की भी देखभाल करने का निर्देश दिया है। अवयस्कों की संपत्ति की भी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। स्त्रियों की संपत्ति का गबन करने वाले लोगों को बहुत कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि सक्षम, कुशल, सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था हो। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य कुशल व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त करना चाहिए। राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए और जो अधिकारी अनुचित रूप से, भ्रष्ट तरीके से प्रजा से धन लेते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियमन। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकारता है और उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु साथ ही वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना, इन सब से भी राजा प्रजा की रक्षा करे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक प्रमुख दायित्व माना गया है।
मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करे, यह देखना राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में लिया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने कहा है, राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास पैदा हो। मनु ने इस संबंध में यह निर्देश भी दिया है कि राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों, धोखेबाजों, जुआरियों, दुष्टों, इन सबको दंडित किया जाना चाहिए और गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध न करना पड़े। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति तथा उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मनु का मत है कि राजा को अश्वमेध, विश्वजित आदि यज्ञ करने चाहिए। राजा के द्वारा अपनी प्रजा का पालन पिता के समान किया जाना चाहिए। प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म और प्रजा पालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म से युक्त होता है। इस प्रकार मनु द्वारा चित्रित राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है।